पहले अगर किसी मंदिर में कोई कुछ भी चोरी कर लेता था तो समाज में उसका बहिष्कार कर दिया जाता था, लेकिन आज करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो गई और हाथ साफ कर लिया जाता है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी की जांच के बीच अब केदारनाथ के बाद और भी ऐसे बहुत सारे प्रकरण सामने आए। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की खबरों ने सनातन धर्म के लोगों को हैरान कर दिया और इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। अयोध्या राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ा मामला सियासी रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अक्षम्य अपराध बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब मंदिर में दान पात्र भी सुरक्षित नहीं है? तो अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या भगवान का अब दान पात्र, क्या वो खजाना और क्या मंदिर अब सुरक्षित नहीं बचे हैं, जो इन पर भी टाका डाला जा रहा है? और आखिरकार इनके पीछे वो कौन लोग शामिल हैं जो इस तरीके की घटिया हरकत करें, अक्षम्य अपराध कर रहे हैं? आखिरकार इसके पीछे वो कौन है लोग जो सरकार की नाक के नीचे और लाखों करोड़ों सनातन प्रेमी और सनातन धर्म पर भरोसा, उन मंदिरों पर भरोसा, उन भगवान पर भरोसा रखने वालों पर इस तरीके का डाका डालने का काम कर रहे हैं, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसी पर आज खास चर्चा होगी। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे मुलाकात कराती हूं आपकी। आज हमारे साथ राजेश बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी, यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। संदीप रवत्री जी हैं, जो कि भैरव सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं राजेश बिष्ट जी आपसे। आखिरकार मंदिरों में क्या दान पात्र भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? अयोध्या के बाद, राम मंदिर के बाद अब सीधे बद्रीनाथ धाम। ये जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और वाकई में सरकार की तरफ से जब सारी व्यवस्थाएं अच्छी की जाती है और कुछ कर्मचारी जो अपना निजी स्वार्थ पाने के लिए लोभ लालच में ऐसे घृणित कार्य करते, निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस तरह के लोग हैं, जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर निश्चित रूप से बहुत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार भी होना चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि ऐसे धार्मिक स्थलों पे जहां बहुसंख्यक लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए, और चार धाम जो विश्व का सबसे बड़ा धाम, विश्व का सबसे पवित्र धाम माना जाता है, वहां पे जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो बेहतर व्यवस्थाएं ऐसे स्थलों पे होनी चाहिए, चाहे सुरक्षा के मानकों से हो, चाहे यहाँ पे जो कार्यदायिनी संस्थाएं रहती है इनके माध्यम से हो, मंदिर में सारी व्यवस्थाएं पुख्ता करी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो खराब प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके प्रवृत्ति में ही गलत आचरण होता है, उन लोगों के द्वारा अगर ऐसे काम किए गए, निश्चित रूप पे इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो एक संदेश होना चाहिए उन लोगों के लिए जो भविष्य में ऐसा धार्मिक स्थानों पर रहकर सोचते हो या ऐसा करने के बारे में कल्पना भी करते हो, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जी निशि जी। लेकिन आखिरकार क्या ये नहीं लगता कि भगवान श्री राम का नाम लेकर देश की सुरक्षा, देश के विकास की बात की जाती है, लेकिन मंदिरों का विकास ही कहीं और अलग ही तरीके से चल रहा है? वहां के दान पात्र से चोरी हो जाती है, कोई भी किसी की नाक के नीचे चोरी करता है। क्या वो जो लाखों करोड़ों हमारे सनातन धर्म पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनके साथ ये विश्वासघात नहीं है? देखिए, जो धार्मिक आस्था की आपने बात करी है, मेरी समझ से अगर कोई कर्मचारी, मंदिर का पंडा पुरोहित अगर किसी तरह का कोई कुकृत्य करता है, तो इसमें मैं अपने व्यक्तिगत एक हिंदू और सनातनी होने के नाते उस आस्था के केंद्र पे भगवान से थोड़ी अपनी आस्था कम कर लूंगा मैं। ये तो मेरे को भी समझ आएगा कि जिस व्यक्ति ने इंसान रूपी शरीर पाने के बाद अगर ऐसे अपने लोभ के लिए गलत काम किया है, तो इसमें भगवान का दोष थोड़ी है। भगवान के प्रति थोड़ी मेरी आस्था कम हो जाएगी, उस केंद्र के प्रति थोड़ी मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है राजेश बिष्ट जी, देखिए भगवान के दर में बेईमानी हुई है तो सवाल तो देखिए सरकार से ही दागे जा रहे हैं और सरकार से यही सवाल दागे जाएंगे कि आखिरकार राम मंदिर
और उसके बाद बद्रीनाथ धाम, और आखिरकार नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है? किस भगवान के दान पात्र पर डाका डाला जाएगा? एक सवाल बन चुका है, सभी से यही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आखिरकार भगवान के दर पर जो ये बेईमानी हुई है, आखिरकार कौन इसके पीछे है? किस तरीके की ये घटिया हरकत की गई है? आखिरकार वो मानसिकता किस प्रकार की रही होगी जो कि दान पात्र भी नहीं छोड़ा जा रहा है? आखिरकार इस पर क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? देखिए, जो ये घटनाक्रम हुआ है वाकई में बड़ा चिंतनीय और बड़ा ही शर्मनाक ये घटना घटी है। अभी जैसे कि बताया जाता है कि भाई पंडा पुरोहित ने वहाँ पर कोई चोरी नहीं की है, वहाँ पर जो चोरी की है वो कार्मिक ने की है, जो कि एक विभाग का कर्मचारी है। और विभाग के कर्मचारी को वहाँ पर किसने नियुक्त किया, क्यों नियुक्त किया, ये तो एक सोचनीय और एक मतलब वैसा विषय है। उक्त व्यक्ति जिसको निलंबित भी कर दिया गया है, वो व्यक्ति जो है एक निजी सचिव है, मतलब एक अध्यक्ष का। उनको 3 जिम्मेदारियां वहाँ पे दी गई हैं और वो बेखौफ, जहाँ पर मतलब पैसों की गिनती होती है, जहाँ पर कम से कम 3 लोगों को होना चाहिए, वहाँ पर वो अकेले जाते थे, अकेले आते थे। उनके लिए कोई चेकिंग कोई कुछ नहीं थी, जो अभी सूचनाएं अभी जिस तरह की मिल रही हैं। तो ये वाकई में जो है इस तरह की घटना जो है कहीं ना कहीं समाज को और सनातन को बदनाम करती है, और हम इसका जो है हम इसके मतलब पूरी तरह से इसका हम विरोध करते हैं। इसीलिए जब भैरव सेना संगठन को जब पहली बार ये सूचना मिली थी, क्योंकि संगठन के द्वारा ही ये घटनाक्रम जो है आज समाज के आगे आया है, तो जब ये घटना हमें मिली थी तो हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले कि जिसके बाद हमें लगा कि इसको जो है समाज के आगे लाना चाहिए, और हमने शिकायतकर्ता के रूप में जो है इस घटना को सबके सामने लिया। और धन्यवाद करता हूं कि जागरूक लोगों का, और धन्यवाद करता हूं पत्रकार लोगों का, जिन्होंने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। और आज कहीं ना कहीं जो है इसमें उक्त आरोपित व्यक्ति की निलंबन की कार्रवाई हुई है, उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जो विभागीय समिति गठित हुई थी इसमें जांच के लिए, उसका भी जब हमने विरोध किया तो आज सरकार ने इसमें एक सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने जो है इसमें एक जांच समिति गठित की है, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है, गढ़वाल कमिश्नर को रखा गया है। लेकिन आप लोगों ने जब अपने ही लेवल पर इसकी जांच की, आप कह रहे हैं कि कई साक्ष्य हम लोगों ने भी जुटाया और इसके एक रिपोर्ट साझा की जिस पर सभी ने संज्ञान लिया, आखिरकार क्या वो तथ्य आप लोगों ने खोजे? आपका नजरिया क्या था इस पूरी जांच को लेकर? देखिए, जब पहली बार हम पे जब ये मामला आया था तो उस समय ये मामला लिपापोती हो चुकी थी। ये 2 जुलाई की घटनाक्रम है, ये लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का घटनाक्रम है ये। हमें इसकी जानकारी अगले दिन 3 तारीख को मिली, और 3 तारीख को जब घटना मिली तो उस समय तक ये मामला खत्म हो चुका था। लेकिन जब हमें सूचना मिली वहाँ के कुछ ऐसे जागरूक लोगों के माध्यम से, तो उन्होंने हमारे अलावा अन्य लोगों से भी संपर्क किया। ठीक है। लेकिन उन लोगों ने अपना मतलब आगे इसको रखने के बजाय वो शांत हो गए। लेकिन भैरव सेना संगठन इस पर शांत नहीं बैठा, और हमने जो है एक शिकायती पत्र जो है सीईओ साहब को लिखा, जिसमें कि सीईओ साहब का एक पत्र भी हमें प्राप्त हुआ, जिस पत्र में उन्होंने उक्त व्यक्ति को एक नोटिस दिया था, जिस नोटिस में मतलब अनकहे शब्दों में अपराध साबित हो चुका था। ठीक है राकेश मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे प्रकरण को अगर गहनता से देखा जाए, और अपडेट्स के साथ अब एसआईटी गठित कर दी गई और इस पूरे प्रकरण में अब गहनता से जांच होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब प्रमुखता से इस विषय पर बोले हैं कि जिसने भी अपराध किया है वो गौहत्या जैसा अपराध किया है। उन्होंने इस तरीके का अपराध किया जैसे कि अपने माँ बाप की ही हत्या करती हो। इस अपराध को बिल्कुल भी भूला और नकारा नहीं जा सकता। अब आखिरकार क्या आश्वासन, क्या उम्मीद है? देखो निशी, ये तो सही है कि ये अपराध अक्षम्य है। ये अपराध इसलिए अक्षम्य है कि तीर्थ में किसी का गला काटना, तीर्थ में किसी को लूट लेना, ये हमारे शास्त्र में भी घृणित अपराधों में श्रेणी में है। ठीक है। आज धर्म स्थल पर बैठकर, देव स्थान पर बैठकर, और एक कर्मचारी के रूप में या एक सेवक के रूप में या एक पार्षद के रूप में अगर वहाँ बैठा और कोई कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अपराध करता हुआ पाया जाता है या चोरी करता हुआ पाया जाता है, तो ये निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। और इससे होगा क्या? इससे भले ही कोई किसी की राजनीतिक दुकान चल जाए, किसी की कोई और चीज़ें चल जाए, लेकिन नुकसान एटलीस्ट सनातन का होगा, नुकसान देव स्थान का होगा, आज हमारी आस्था का होगा। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जहां पे सरकार ने एक घोषणा कर दी कि हम एसआईटी से जांच करा रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से जांच करा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, काम और बढ़ाना पड़ेगा। एक त्वरित एक्शन इस पे और होना चाहिए कि मौका है
इसी समय सब चीजें फिल्टर कर लीजिए। हो सकता है लूप लाइनें और कहीं से आ रही हो, कहीं से लीकेज और चल रहा हो, उस लीकेज को भी ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये सनातन की आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ये उन पूरे विश्व में फैले हुए हिंदुओं के आस्था का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 धाम पूरे विश्व में सर्वोपरि है। और आज अगर उस स्थान से चोरी की घटना सामने आती है किसी छोटे से कर्मचारी या बड़े से कर्मचारी के लिए, तो ये अपमानजनक है, ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। ठीक है। और ये हमारे उत्तराखंड के गौरव को नाश करने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए आज हमको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी एक्शन लिया, या हमारे जागरूक लोग जैसे भैरव सेना के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया, या विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, या जागरूक नागरिकों ने जो मुद्दा उठाया, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बस इनको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे सनातन संस्कृति की, हमारे उत्तराखंड के गौरव की, हमारे 4 धाम की आस्था पर चोट ना आए। सत्यता यह है कि जब हम किसी भी, आप प्रदेश में जाइए, आए दिन भ्रष्टाचार के केस पकड़े जाते हैं। कोई जेई इंजीनियर, कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है, सीबीआई की टीम जाती है, उसे उठा लाती है। तो क्या जब उन्हें नौकरी दी जा रही होती है तब उनको ये बताया जाता है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, लेकिन उनकी मत भ्रम होती है। वैसे ही वहां के कर्मचारी एक ही नहीं होंगे, इनका पूरा सिंडिकेट होगा। जैसे मैंने राम मंदिर वाले प्रकरण को बहुत करीब से देखा। राम मंदिर प्रकरण में बैंक कर्मचारी से लेकर और गणक तक, गणक माने रुपया गिनने वाले तक, सारे लोग उसमें शामिल थे। पूरा एक सिंडिकेट था। और किसके विश्वास के साथ खेल रहा था? राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा था। तो मैं ये नहीं कहता, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं किसी को, लेकिन अगर इसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है, और संदिग्ध क्यों ना हो, कर्मचारी तो उसकी है, उसी का है, बिल्कुल, तो जांच में उन्हें बाहर रखना चाहिए और एसआईटी के थ्रू जांच करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के आस्था और गौरव का विषय। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आखिरकार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, पहले अयोध्या और उसके बाद बद्रीनाथ। आखिरकार दोनों विषयों पर कंपैरिजन चल रहा है कि पहले वहां का चंदा चोरी और अब यहां पर बड़ी गड़बड़ी। आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है, इस पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जांच का एंगल क्या है, किसको दोषी मान रहे हैं आप? देखिए निशी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भक्त सारे दुखी हैं। इन चोरों के काम से पूरा भारत लूट लिया जय श्री राम के नाम से। इन चोरों ने जो है ना, आज श्री राम का नाम ले लेकर, और जनता ने सोचा ये आस्था के कोई पुजारी हैं। इतने झूठे और बेईमान गद्दार लोग हैं जो प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ सकते, वो किसको छोड़ेंगे बताएं? शर्म नहीं आती। एक तो चोरी करते हैं, ऊपर सीना चोरी की, नहीं ये बहुत बड़ा पाप है। अरे ये करने वाले तुम ही हो। एक बात बताएं निशी जी, सरकार तुम्हारी, उसके अंदर की व्यवस्था तुम्हारी, वहां की चोरी तुम्हारी, वहां जांच कराओगे तुम, जांच की रिपोर्ट आएगी तुम्हारे पास, सजा भी दोगे तुम, तो कितने ईमानदार हो भाई तुम। सारी व्यवस्थाएं इनकी है हर विभाग में, क्योंकि सरकार होती इसलिए, सरकार व्यवस्थाओं के लिए होती है। आपने अपना अध्यक्ष बैठा रखा है, कोई कांग्रेस का नहीं है, आपके अध्यक्ष बैठे हुए हैं। जब राम मंदिर का भी निर्माण चल रहा था तो इन्होंने अपने आरएसएस वालों को, अन्य लोगों को वहां पे बैठाने का काम किया। संसद के अंदर बोल दिया हम ये कर देंगे, इस जांच से अलग रखेंगे, झूठ बोलने का काम किया इन लोगों ने। आज सारी चोरी इन्होंने की है, और जो असली चोर है वो दिल्ली में मौन है। चोरी करने वाला दिल्ली में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको सरकारें खरीदनी है, सरकारें गिरानी है, जिला पंचायत की चोरी करनी है, बन बनाई पार्टियां तोड़नी है, उसे पैसा चाहिए, और पैसा वो इसी मार्फत से इकट्ठा कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा निशी जी, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के पास कई भक्त हैं। मुझे पता है भाजपा में मोदी को, कई लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं। अच्छी बात है अगर उन्हें भगवान मानते हैं। आप राम के नाम पे क्यों चोरी कर रहे हैं? आप भव्य बड़े बड़े मंदिर बनाए, अपने बीजेपी कार्यालय मत बनाओ बड़े बड़े, आप भव्य मंदिर बनाए जिसमें मोदी जी की फोटो आगे लगाएं, बगल में धामी जी की, योगी जी की फोटो लगाएं, उसमें जो चंदा चढ़ेगा सारा उठा के ले जाए, उसमें आपका अधिकार है। पर राम मंदिर के अंदर चोरी में आपका अधिकार नहीं है, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी में आपका अधिकार नहीं है। मंदिरों में एक हमारा ही धर्म ऐसा रह गया जहां लूट मचा दी।
वीआईपी दर्शन करोगे ये पैसे दो, यहाँ से क्यूआर कोड में पैसे दो, मतलब भिखमंगे बने हुए। आप क्या मजाक बना के रखा है आपने सनातन धर्म का। ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। हमने शुरू से इस बात को उठाते हुए आए हैं कि सनातन धर्म की ठेकेदारी ये लोग कर रहे ठीक हैं। है। आज आप देखिए कितने बड़े हमारे धर्म को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। कल तक संदीप खत्री जी भी हमारे संस्थापक हैं, वो भी जब जय श्री राम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं भाजपा के आदमी हैं, और निश्चित इनके काम करने से भी आपको वोट मिले। अगर इन्होंने काम किया तो वोट आपको मिले, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो आपको लाए हैं ना वही आपको लेके जाएंगे। आप बोलते ना हम जय श्री राम को लाए हैं, ये राम ही आपको लेके जाएंगे। राम के नाम से आप आए थे, राम के नाम से आप खत्म हो जाएंगे। इनके कर्मों की सजा पूरा देश भुगत रहा है। आप देखिए अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि किस प्रकार से दिल्ली देहरादून हाईवे पे वो पहाड़ नीचे आ रहे हैं। अरे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया आपने। किस प्रकार के इंजीनियर हैं आपके, या आपकी 40% की जो सरकार है वो क्या 60% में पहुंच गई। आप काम तो करने ही नहीं दे रहे हैं विभाग को, आपको बस पैसा चाहिए, चंदा चाहिए। अरे भगवान के नाम पे खाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं करा जो इन चोरों ने आज करके दिखाया, और उसके बाद शर्म नहीं आती है। दुख इस बात का होता है जब धामी जी बोलते हैं कि बहुत बड़ा पाप होता है, ये तो गौ हत्या से बड़ा पाप है। पाप तो है, लेकिन इस पाप की सजा कहीं ना कहीं पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस प्रकार की हरकत की जनता देख रही है, समझ रही है। और आज निश्चित जी मैं देख रहा था चैनल के माध्यम से कि अयोध्या राम मंदिर में भीड़ कम हो गई है, लोग कम आने शुरू हो गए। वहां पे लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे रोजगार को संकट हो गया, इतनी भीड़ होती थी। अरे कैसे चोरों के पास आ जाए भाई, तुमने दुकानदारी बना दी उसको। वो मंदिर है कि आपकी दुकान है आरएसएस की, और आपकी इन्होंने उस पर अंदर दुकानदारी कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और फिर उस पैसे को उठा रहे हैं। तो सबसे अच्छा है अपने मंदिर बनाओ, आप तो भगवान ही है, नॉन बायोलॉजिकल तो है ही है, और वहां पूजा कराओ। अपने हनुमान चालीसा की जगह मोदी चालीसा पहले ही निकाल दी थी, अब उसको पढ़ो और अपने पैसे खाओ। पर इस बदमाशी को छोड़ो, इसे छोड़ना होगा, इस चोरी चक्कारी को छोड़ना होगा। बिल्कुल, देखिए चोरी चकारी जो हो रही है, आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात भी की जाती है, एक भरोसा जनता के बीच कायम करने की बात जरूर की जाती है, लेकिन मंदिर जैसे स्थान को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्या वहां पर भी फोर्सेस तैनात करनी पड़ेगी, अब वहां पर भी कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी। अंकेश जी, 1 जुलाई की बात है, 2 जुलाई की घटना है, तो 1 जुलाई को भी लगभग 32 सीसीटीवी कैमरास को बदला गया था, और उसके बाद 2 तारीख को इस तरीके की घटना हो जाती है। आखिरकार क्या इससे भी कोई इसका कनेक्शन है? निश्चित जी, पहले तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज़ें है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का, और जो सरकार सनातन की बात करती है, सनातन की ध्वजवाहक बनी है इस प्रदेश में, आज उसी के शासनकाल में उसके द्वारा उस पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो वास्तविक रूप से ये दर्शाती है कि सरकार ने जो है किस प्रकार के लोगों को जो है, क्योंकि जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में आज जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने जो है इस प्रदेश को एक चुनावी मैनेजमेंट का राज्य बना दिया है, और चुनावी मैनेजमेंट के लिए इस प्रकार से कैसे धन एकत्रित किया जाए, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो है वीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली को जो आप दूध की रखवाली के लिए रखेंगे, तो क्या वो दूध की रखवाली सही से कर पाएगी? क्या आप उस पर विश्वास कर पाएंगे कि वो दूध की रखवाली सही से कर पाएगी? जिस व्यक्ति पर जो है इतने प्रकार के आरोप पहले से हैं, और तरह तरह के आरोप हैं, चाहे प्रॉपर्टी के गंभीर आरोप हों, चाहे वो अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हों पहले से भी, और यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति को ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि जो उसका पीए है वो जो है कि इस प्रकार के काम नहीं करेगा? किसके बोलने पर किया होगा? आप समझ सकते हैं। एक बड़ी मछली को बचाने के लिए एक छोटे से प्यादे की तिलांजलि दी जा रही है। वो 2003 से वो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, और 2003 से 2026 तक की उसके पूरे कार्यकाल की गहन जांच हो। उस दौरान इन 23 वर्षों में उसके द्वारा किस प्रकार की राशि, कितनी राशि और कैसे एकत्रित की गई है, क्या उसके पास धन संपदा है, इससे आपको स्पष्ट ये हो जाएगा कि वो व्यक्ति का या तो प्रवृत्ति ऐसी थी, या उसका आचरण ऐसा था, या उस पर इस प्रकार का कोई दबाव था कि जिस कारण जो है उसे इस प्रकार के अनैतिक कार्य को करने में अनैतिक कार्य को करना पड़ा मजबूरन। ये भी हो सकता है। जहाँ तक बात है, वहाँ पर जो है एक ये चंदा चोरी का ही मामला नहीं है, बल्कि वहाँ CSR फंड से पंजाब नेशनल बैंक
SBI बैंक, कैनरा बैंक, इन तमाम बैंकों के माध्यम से वहाँ पर जो है 20 से 24 लैपटॉप दिए गए थे, वो भी नहीं पाए गए। यहाँ तक कि वहाँ की जो एक डायरी मेंटेन होती है, कितना आय व्यय आता है, कितना है, क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें भी उनका जो है किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं मिला वहाँ पर। यहाँ तक कि जो ये तो एक तत्कालिक घटना है जो है भैरव सेना के माध्यम से उठाई गई, लेकिन इसमें हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार पिछले 40 दिन का डेटा एकत्रित करे। 40 दिन के डेटा को देख करके, क्योंकि ये आप 7 दिन 10 दिन का डेटा निकाल करके आप पूरे चीज़ का आकलन नहीं लगा सकते हैं। इन 40 दिनों के आकलन में आप ये निश्चित रूप से पता कर लोगे कितनी बार इस प्रकार की घटना घटित हुई, कितने बार जो है इस प्रकार की घटना को वहाँ पर जो है अंजाम दिया गया और किस व्यक्ति के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया है। आज जो VKTC के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक जो समिति गठित की थी तत्कालिक रूप पर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद को बचाने के लिए भी उनके द्वारा इस प्रकार का डिसीजन लिया गया। क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति के कार्यकाल में इस प्रकार की घटना हुई है, पहले तो उस व्यक्ति को स्वयं नैतिक जिम्मेदारी देते हुए, ऐसे संवेदनशील पद पर बैठा है, उसको नैतिक जिम्मेदारी देते हुए अपनी नैतिक जो जिम्मेदारी होती है राजनीतिक शुचिता के तहत तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि इस पर जांच पूर्ण रूप से होती, स्पष्ट होती, पारदर्शी होती और जवाबदेही होती। जवाबदेही जरूर तय होगी, क्योंकि जिस पद पर बैठे हैं बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो इस मांग कर रहे हैं कि आखिरकार BKTC अध्यक्ष को पहले साइड किया जाए और उसके बाद जांच हो, तभी पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी। लेकिन आखिरकार BKTC अध्यक्ष खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच मेरे रहते जरूर होगी। लेकिन आखिरकार कौन सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, ये SIT की जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी और खुलासे बाकी हैं और चर्चाएं बाकी हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चनार में। और क्वेश्चनार पे हम एक खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी हो चुकी है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात हो चुका है और आखिरकार राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में इस तरीके की जघन्य अपराध हुआ है। इसे जघन्य अपराध ही बोला जाएगा, जो कि इस तरीके से दान पात्र की चोरी की गई, चंदा चोरी की गई, और जो श्रद्धा भाव के साथ मंदिरों में आते हैं, सुकून से आते हैं, आखिरकार जो बहुत विश्वास के साथ भगवान को वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन पैसों को गबन कर लिया गया, उन पैसों को चोरी कर लिया गया। आखिरकार क्या है इस पूरे प्रकरण की सच्चाई और आखिरकार इसकी तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे। क्या नए खुलासे हुए हैं, इस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं और सीधे संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। संदीप जी, आखिरकार लगातार हम इस विषय पर गहनता से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर सुरक्षा होती तो इस तरीके की हरकत, इस तरीके का अपराध बिल्कुल नहीं हुआ होता। तो आखिरकार जिस विश्वास के साथ, जिस शांति के साथ अपने सुकून के पल मंदिर में आते हैं, भगवान के साथ बातचीत की जाती है, भगवान को अपनी दुख दर्द बताए जाते हैं, एक विश्वास, एक जिसे कहते हैं ना कि एक सुकून के लिए आया जाता है, लेकिन वहां पर भी अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो क्या वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर देनी चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी सुदृढ़ हो? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी क्या मंदिरों के अंदर हो जानी चाहिए, किस तरीके की अपराध ना हो? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लेकिन देखिए, जब से ये तीर्थाटन पर्यटन में तब्दील हुआ है, तभी से ये घटनाएं घट रही हैं। आज से पहले भी उत्तराखंड में यात्राएं होती थी और यात्राओं का जो प्रारूप होता था कि कहते हैं कि उत्तराखंड का जो श्री बद्रीनाथ धाम है वो श्री हरिविष्णु के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सतयुग का प्रतीक है। और वो जो भी व्यक्ति वहाँ पे यात्रा करने आता था वो उम्र के एक अंतिम पड़ाव, मतलब जब अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर चुका होता तब आता था वहाँ पे। तो उस समय लिमिटेड जो व्यवस्थाएं थी उसी हिसाब से व्यवस्थाएं बनी हुई थी और लोग बड़ी शालीनता से अपनी पूजा पाठ करके निकल जाया करते। आज वो जो तीर्थाटन था वो पर्यटन बन चुका है और पर्यटन बनने के बाद क्या है, वहाँ पर अराजकता इतनी बढ़ गई है कि अब वहाँ पर जो है व्यावसायिक लोगों का उठना बैठना ज़्यादा हो गया है। जैसे कि मैं बताऊँ अभी, जैसे वहाँ मेट्रो वहाँ पर जो मतलब ये अभी मास्टर प्लान जो हुआ है भाई, श्री बद्रीनाथ धाम का जहाँ पर 6 महीने हमेशा कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने वहाँ पर कपाट यात्रियों के लिए खुले रहते हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए, वहाँ पर क्या हो सकता थी मास्टर प्लान लाने की? क्योंकि देखिए उसको व्यावसायिक बनाया जा रहा है और जो ये घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं उसी का एक जितना सुगम्य करेंगे उतना वहाँ पर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। तीर्थ यात्रा पहले भी होती थी, कभी भी वहाँ पर कभी पुलिस द्वारा कोई मारपीट, मतलब जैसे डंडे जैसे लाइन कुट्टी करने की भी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं और अब हो रही हैं।
तो ये घटनाएं इसीलिए हो रही है कि भाई वहां पर जो है गलत मानसिकता के लोग वहां पर घुस रहे हैं। जैसे कि अभी आप नोटियाल जी के बारे में बता रहे हैं, जिनको अभी निलंबित किया गया है, उनके पर इतना ज्यादा विश्वास रखा हुआ था कि वो जहां पर गणना होती थी पैसों की, उस जगह पर वो 3 व्यक्तियां जो मतलब वहां पर अधिकृत थे, उनको छोड़कर, ये मैं अपनी बातें बता रहा हूं, जो भी रिपोर्ट आ रखी है, वो वहां पर अकेले गए थे। अकेले कैसे, क्यों गए थे, उनको इतना अधिकार किसने दिया? साथ ही जो है यहाँ पर जो नोटियाल जी हैं अकेले 29 स्तर पर थे, और जो 3 साथी थे उनको उन्होंने छोड़ा हुआ था। तो जब एक व्यक्ति जो निजी सचिव जो पीएस है, उसको अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो ये होगा ही। और वो मुझे तो लगता है कि ये एक संगठित अपराध है। ये एक अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि जो इस तरह की घटना कर सके। इसके तार जुड़ने चाहिए, और इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं। आज भी हमारा धरना प्रदर्शन था, और इसीलिए जो है आज पुलिस द्वारा जो है हमें हमारे ऑफिस में ही जो है रखा हुआ था, हमें मतलब जाने नहीं दिया गया। हम सरकार से ये मांग करते हैं, पहले तो हम चाहते हैं कि इसमें न्यायिक एक जांच कमेटी बने, और किसी कारणों से न्यायिक जांच कमेटी नहीं बन पाई है, आपने प्रशासनिक जांच कमेटी बनाई है, तो तत्काल प्रभाव से जो है बोर्ड को भंग कर दिया जाए, ताकि बोर्ड के सदस्यों द्वारा जांच कमेटी के ऊपर दबाव और प्रभाव न बनाया जाए। क्योंकि अगर दबाव प्रभाव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम अभी भी हम कहते हैं कि शायद आगे की ये जांच पारदर्शी होगी या नहीं होगी, इसमें अभी हमें चिंता है हमें चीज की। ठीक है राजेश मिश्र, बोर्ड इन्वॉल्वमेंट हटा दिया जाए, और इसीलिए एसआईटी की जांच जब गठित हो चुकी है तो आखिरकार बोर्ड इन्वॉल्वमेंट खत्म हो, तभी पारदर्शिता बनी रहेगी। क्या इस विश्वास को कायम करने के लिए भी ये स्टेप लिया जाएगा, जैसा कि अभी बता रहे हैं खत्री जी? निशी जी देखिए, निश्चित रूप से सरकार ऐसे कृत्यों के लिए जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है और जनता के विश्वास को स्थिर रखने के लिए जो अच्छा हो सकता है, वो सरकार निश्चित रूप से करेगी। यहाँ कई तरह की बातें आई। कई साथियों का ये मानना है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आपके प्रति जो मुगल शासक रहे वो आपके वीर योद्धा रहे होंगे आपकी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी और सनातनियों के वो कभी वीर योद्धा नहीं रहे, लेकिन आपकी नजर में आज भी उनकी कल्पना आपके दिल में बैठी है, या आपको इस प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल निश्चित रूप से आपको दिखा रही है कि आपकी सोच आज भी मुगलों से प्रेरित है। आप ये मत भूलिए कि 2012 से 17 के बीच में जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो बीकेटीसी के अध्यक्ष कौन थे? आज के इनके वर्तमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनपे 10 करोड़ के गबन का, घोटाले का, हेराफेरी का, अनियमितताओं का आरोप लगा। और कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो इनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच तक करनी ठीक नहीं कर समझी, और जब विपक्ष का दबाव बना उसके बाद वो जांच हुई, और वो जांच के बाद भी इनकी ही कमेटी बनी, और इन्हीं की कमेटी ने जो भी निर्णय दिया होगा, इनको चाहे क्लीन चिट दी, इनको माफ करा, इनको साफ करा, जो करा होगा, इसका भी रिकॉर्ड सरकार के पास। तुम उनकी जांच जो कर दो, लोग हमारी जांच ये कर मानते हैं, अरे जो लोग बिजी, ये मानते हैं, अरे सुन लो, तुम जो उनकी लोग जांच ये करो, मत- तुम्हारी एक जांच मिनट, करते हैं, एक मिनट, ऐसी एक जगह मिनट, पहुंचाएंगे, एक वापस मिनट, नहीं आ आशीष भाई, पाओगे। सब्र करो, चोरी सब्र करते करो, हो, पेट दर्द और कैसे लाजमी है, बोलने की हिम्मत पेट करते हो? दर्द लाजमी है, अरे आपकी से कोई पेट और दर्द होता तो लाजमी डिबेट है में आपका, आता। मैं जानता अगर हूं, आपकी मैं से और कोई और पढ़ते होता तो खोलूंगा, डिबेट में आता। मैं और पढ़ते चोरी खोलूंगा करने अभी, के बाद मैं और आपको पढ़ते डिबेट में आ खोलूंगा, रहा, मेरे पास उससे रिकॉर्ड है, बड़ा पापी मैं कौन रिकॉर्ड होगा? पे बात अरे करता हूं, कैसे आगे, मैं कैसे रिकॉर्ड उठा पे के आप बात डिबेट में करता आ हूं। गए? शर्म आनी मैं- चाहिए मैं आपको, रिकॉर्ड पे बात शर्म आनी करता चाहिए हूं। आपको। इस आप जांच देश करो ने- गणेश गोयल जी की, इस और कांग्रेस से देश जांच ने- करो अपनी, सुनिए ना, पता लग थोड़ा जाएगा, सब्र करो, नंगे हो जाओगे, थोड़ा भाजपाई सब्र करो, आशीष सब भाई, में मैं सब जवाब दे नंगे रहा हो हूं। जाओगे, 2 मिनट पता सब्र लग जाएगा करो। जनता कोई 2 भाजपाई मिनट क्या है। सब्र तो करो अरे मेरे भाई, सबको पता है 2 आप मिनट किस का प्रकार के पेशेंस लोग रखो। हैं, और अभी आज पेट उजागर दर्द हो होगा। गया, जिसने पेट राम दर्द मंदिर होगा, को नहीं जबान से छोड़ा, शब्द नहीं निकलेंगे, जिसने 2 मिनट। बद्रीनाथ को नहीं छोड़ा, निशी जी, वो मेरा किसको आपसे छोड़ेंगे? निवेदन है। बहुत झूठे और मेरा बेईमान आपसे लोग, निवेदन और है, इल्जाम निशी- लगा रहे हैं इधर उधर। निशी जी, अरे मेरा अपनी आपसे बात निवेदन करो, है। ये जरा- अपनी बात करो, इनको ठीक है कैसे ना? चोरी हो गई? कि डिबेट चोरी का कैसे हो रही है डेकोरम बताओ आप? और मैं चोरी और का रिकॉर्ड जवाब देना पे पड़ेगा बात करूंगा। आपको। मैं रिकॉर्ड के साथ बात सीसीटीवी करूंगा। आपके, मंदिर आप, सनातन मंदिर में धर्म के सब लोगों कुछ को- सारा लोग आपके, इन्होंने चोरी कैसे कहा- हो रुकिए गई? नौटियाल जी, निशी रुकिए जी, 2 रुकिए। मिनट। निशी जी 2 मिनट, डेकोरम बनाने को कहिए इनको, ये थोड़े से ज्यादा भावुक हो रहे, कम भावुक हो। अरे भावुक नहीं होंगे, जो चोरी कर प्रभु दी श्री आपने, राम को- चोरी हाँ, कर दी भगवान के बता द्वार रहे में, ना। भावुक अरे नहीं आप होंगे। कितने बड़े चोरों नहीं, बता आप रहा हूं चोरी मैं। करते हो, 2 भावुक मिनट ना हो। रुको। ठीक है, आप ठीक 2 है। आप मिनट चोर रुको। बन जाओ, हम रुक भावुक जाइए। नहीं हो। बड़े चोरों बता रहा हूं। अरे 2 मिनट रुको। प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानने वाले लोग आज अचानक
एक शिकायत के आधार पे जिस पे कार्रवाई सरकार कर रही है उस पे अरे हमारी निगरानी में कराओ ना साहब, पता लग जाएगा सरकार चोरी कर रही है, सरकार शिकायत कर रही है। राम मंदिर के अरे हमसे कराओ ना, हमारी निगरानी में कराओ ना जान, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा चोरों को। निशी जी चोर दूसरी दो बात के नहीं बचेंगे, सरकार कर जाएगी चोरों की। रुकिए नौटियाल जी, मैं इन्हें कहिए शांत रहें। मतलब आप चोरी करो, हम शांत रहें। निशी जी इनको 2 मिनट कहिए शांत रहे, सब्र करे, समय मिलेगा इन्हें। इनको ये कहिए, इन्होंने एक लाइन और कही, इन्होंने कहा राम को लाए थे राम ही ले जाएंगे। सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम के नाम के साथ ही जाना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी आदमी को प्रभु श्री राम के नाम के साथ अंत में नहीं जाना है, ये बात तय है। लेकिन वो दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता से जाने की बात। आप कहाँ दुनिया से दूर करवा रहे हैं आप? बताया मैंने हिंदुत्व का संस्कार बताया, तो हिंदुत्व हम नहीं है क्या? आप ठेकेदार हो हिंदुत्व के, हिंदू हमें। कांग्रेस पार्टी पे लागू नहीं होगा वो, ये कांग्रेस पार्टी क्या है? सच्चाई से मुकरा या फिर उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हम ब्राह्मण नहीं है, क्या नहीं है? बात करते हैं, ये घोटालों की बात करते हैं भारतीय जनता। अरे पहले चोरी की बात करो, घोटाले कहाँ जा रहे हो? वो तो दिख रहा है आपका घोटाला। निशी जी चोरी की बात करो, मेरा जवाब ले लीजिए, यही दे दे मेरा जवाब भी। हाँ तो चोरी का बताओ ना। कि भारतीय निशी जी ऐसे हो पाएगी मेरी बात पूरी? नहीं आप बोलिए। नहीं आशीष भाई को म्यूट कर दो, बिल्कुल म्यूट कर दो, इन्हें बोलने मत दो। आशीष जी म्यूट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप अपनी बात रखें। नहीं इन्हें कर दो। भाई आप तो और भाई हो, आप पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाजपा से है। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी दिक्कत दूर कर रहा हूं ना। इस देश में घोटालों की बात करते हैं, मुझे ये बताइए राम मंदिर बनाने वालों पे गोली चलाने वाले लोग कौन थे? वो आज हमारे सामने बैठे हैं और हिंदुत्व का पक्ष ले रहे हैं, जबकि हिंदुत्व से इनका दूर दूर तक लेना देना। लेकिन जब इन्होंने गोलियां मारी, हमारे सीने छिले, हमारे लोगों के आर पार गोलियां मार के उन्हें मारने का काम किया। देखिए देखिए राजेश बिष्ट जी, राजेश बिष्ट जी, एक सीधा सवाल मैं आपसे करूंगी। राजेश जी एक सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगी। जब जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, या तो अतीत में पहुंचा दिया जाता है या तो बात को घुमा दिया जाता है। अभी जो इस वक्त करंट टॉपिक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं ना, कि आखिरकार ये जो मुद्दा है ये कहाँ जाकर खत्म होगा, क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर चिंता जाहिर कीजिए ना। ये खत्म होगा। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोप पे, किसी भी तरह की शिकायत पे पारदर्शिता से कार्रवाई करती है। मैंने तो बीकेटीसी अध्यक्ष हटाए जाएंगे 12 से 17। सुनिए ना, जो ये हमसे करवाना चाह रहे हैं, मैं उसी बात को कहना चाहता हूं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 12 से 17 तक इनके वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे। इन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं बोली थी ना, आप बोल रहे हैं। आप जांच करो, अगर दोषी पाए गए हम भी इस्तीफा देंगे तो देंगे, हम भी देंगे। करो तो जांच, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपनी बात जब आती है तो। आज इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना के सुशोभित किया इन्होंने। ये कैसे कह रहे हैं? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, गणेश गोदिया जी को झूठ बोल रहे हैं आप। और अरे और आप ना गूगल कर लो, एआई में गूगल करो। अभी कर रहे हैं हम, सबसे झूठा प्रधानमंत्री दुनिया का कौन है? कह रहा मोदी, और हमने कर दिया। इनको क्लियर ऐसे दिखाओ, इनको तब यकीन होगा कि गणेश गोदियाल जी के ऊपर 10 करोड़ का आरोप लगा। तो आपने छोड़ क्यों रखा उन्हें? उन्हें बंद करो ना, उन्हें गिरफ्तार कर दो, आप करो सीबीआई जांच, उन्हें बंद कर दो। क्यों रखा आपने बाहर? अगर आपने उन्हें बाहर रखा हुआ तो सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। लेकिन राजेश जी बिल्कुल सही बात कही आपने, सही बात कही। अगर आप लोग वाकई ये सब जानते हैं, आपके पास सारे तथ्य सभी सबूत हैं, तो अगर एक आरोपी घूम रहा है 10 करोड़ की घोटालेबाजी करके, तो आप कर लीजिए गिरफ्तार। आप सीबीआई जांच और लोगों पर भी तो करवा रहे हैं, तब इन पर भी करवा लीजिए ना। हाँ ठीक कहा आपने। सुनिए, उस समय की सरकार, पहले आप मुझे बताइए, हेमंत द्विवेदी पर होगा, बीकेटीसी अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई होगी? उन्हें हटाया जाएगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहां से खत्म होगी। जो आरोपी होगा जिसके खिलाफ जांच आएगी, वो चाहे बीकेटीसी का अध्यक्ष हो या वहां का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं। ठीक है राकेश मिश्रा जी, ये 2-4 दिन का काम नहीं है और 2-4 दिन के खेल में सिमटने वाली चीज भी नहीं है। इसके लिए प्री प्लानिंग चाहिए होती है, और इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। बहुत बड़ा ये खेल है, बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसमें काफी सारे लोग शामिल हो सकते हैं, जो कि चंदा चोरी से लेकर उसको कहां तक बैंक में डिपॉजिट कराने पर सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी। और उससे पहले जो 32 सीसीटीवी कैमरे बदले गए और उसका कहा जा रहा है कि सभी रिकॉर्ड सेफ है, क्या वाकई में अगर रिकॉर्ड सेफ है तो उसे पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? जवाब दीजिएगा छोटा सा। देखिए निशी, मुझे अटल जी की एक लाइन याद आती है। अटल जी ने कहा था
कि घर में अगर चोर आए और कुत्ता भौंके ना, तो ये समझना चाहिए कि जो चोर आया है उसे कुत्ता पहचानता है या उसे जानता है। आज अगर बीकेटीसी ने बड़ी त्वरित कार्यवाही करते हुए तुरंत एक जांच समिति बना के और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाई है, तो उसने इंतजार क्यों नहीं किया कि सरकार इस पर एक्शन ले? प्रश्न खड़ा होता है। हम योगी जी का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे बात वहां से खुली नहीं कि उन्होंने तत्काल एक एसआईटी बना दी और एसआईटी ने पूरी जांच करके और पूरा तथ्य मीडिया के सामने लाके रख दिया। आज अभी आशीष जी ने कहा कि राम भक्त कम हो गए हैं। अभी कहा कि अयोध्या में राम भक्त कम हो गए, भीड़ कम हो गई। भाई साहब, हाँ थोड़ा सा असर हुआ है, लेकिन राम की भक्ति कम नहीं हुई है। और जैसे ये जांच आगे जाएगी, आप देखिएगा भीड़ दूने तरीके से वहां पहुंचेगी। ये है जमाना। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो राम के प्रति, सनातन के प्रति अब खेल कर रहे हैं। ये उनका असर हुआ है, लेकिन यहां सरकार को भी अब तलवार की धार पर चलने की जरूरत है। और मैं तो इस मंच से बैठ के धामी जी से मांग करूंगा कि आप किसी पे विश्वास मत करिए, या आपके भी ऊपर जो छींटे आ रहे हैं उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह है। आप तुरंत एसआईटी बनाइए, तुरंत इसका एक न्यायिक रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराइए, और कोई भी हो, कोई आपका थोड़ो है, आप निकालो उसे बाहर। अगर इसकी कोई पहले से पुख्ता व्यवस्था होती, मैं आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल सही किया। मेरे घर से चोरी होगी तो सुनियोजित ढंग से होगी, पहले से उसमें सलाह देने वाले, लूप लाइन देने वाले और सारे लोग होंगे। एक नौटियाल की औकात नहीं है। नौटियाल जी आप नहीं, वो जो मतलब चोर नहीं कहूंगा मैं अभी उसे, मैं उसे चोर नहीं, मैं उसे चोर नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं कि राम मंदिर नहीं। आप उसे, आप देखिए, आप इसे दिल्ली और लखनऊ से आप राजनीतिक दल जोड़ेंगे, आपको सनातन की आस्था से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है अपनी राजनीतिक स्थिति से। लेकिन आज की स्थिति में अगर वो नौटियाल जी जो भी हैं, वो जिनके नाम एफआईआर हुआ है, वो इस हैसियत का व्यक्ति नहीं है कि वो इतने बड़े कांड को कर पाए। इसलिए मुझे इस पर प्रश्न खड़ा करना है, और मुझे इस मंच से, सरकार से, और खासकर पुष्कर धामी से, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय इस प्रदेश के लिए लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बीकेटीसी के प्रकरण में स्वतंत्र एसआईटी जांच करवाकर और दूध का दूध और पानी का पानी करवाने की हिम्मत दिखाएंगे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार क्या धीरे धीरे करके एक तरफ चोरी के प्रकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर भी एक सवाल पैदा हो चुका है कि आखिरकार अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है? देखिए निशी जी, पहले तो मैं संदीप भाई को भी बधाई दूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी को पकड़कर आज हमारे सामने उजागर किया। नहीं तो ये चोर पता नहीं अभी कितनी और चोरी कर लेते। तो एक जब पकड़े जाते हैं तो डर का माहौल भी होता है। अब ये मेरे ख्याल से नई चोरी ना हो, पुरानी चोरी तो लेकिन पकड़ी जाएंगी, क्योंकि अब व्यवस्थाएं जब खुलने लगती हैं, परत खुलने लगती है, तो कई परतें खुलती हैं। देखो, इन्होंने केदारनाथ धाम को भी लूटा है, आज बद्रीनाथ को भी लूट दिया, ये राम मंदिर को लूट दिया। तो ये तो लूटने वाले लोग हैं, लूटने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये जब से आए हैं देश को लगातार इन्होंने लूटने का काम किया है। आशीष भाई, एक चीज मुझे बताइए कि वो जो बद्रीनाथ में 60 रुपए का पानी बेच रहा है, वो भी भाजपाई है, वो भी बेच रहा है, वो भी लूट रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति भी तो लूट रहा है, उसे भी तो आप गौरव दिखाइए कि वो 20 रुपए का पानी 60 रुपए में क्यों बेच रहा है। वो भी तो उस तीर्थयात्री के साथ लूट है। जो 200 रुपए का एक प्लेट खाना बेच रहा है, वो भी तो तीर्थयात्रियों के साथ लूट है। सिखाइए ना उसे भी। पर रेट लिस्ट भी तो सरकार ने तय की है ना, रेट लिस्ट भी तो सरकार नहीं, सरकार की रेट लिस्ट के आधार पर ही बेची जा रही है चीजें, वरना सरकार कार्रवाई करे उन पर। समझना पड़ेगा
अगर आप एक बात बताएं, जो पानी की बोतल यहाँ देहरादून में 20 रुपए की है, उसको केदारनाथ ले जाने का खर्चा होता होगा, सरकार क्या घोड़े खच्चर किराया देती है? 40 रुपए हो जाएंगे क्या? अरे भाई साहब, आप जाके देखो, घोड़ा खच्चर के 1200, 1500, 1800 लेता है। पर मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, एक व्यापारी है, और जब व्यापारी की बात आएगी तो मैं उसकी बात भी जरूर रखूंगा कि वहाँ क्या हो रही है। सरकार को रेट लिस्ट तय करनी चाहिए, वहाँ जाने की सुगम व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। भाई घोड़ा खच्चर तो उठाने का सीमित साधन है ना, कितना पानी ले आता होगा, उसे पैसे देना पड़ता है। दूसरा देखो, जांच अगर सरकार वाकई ईमानदार है और सरकार निष्पक्ष है, सरकार को पता है कि हमने गलती नहीं करी, सरकार की कोई गलती नहीं है, तो सरकार इसकी एसआईटी बनाए या कुछ भी करे, पर वो विपक्षी निगरानी में करे। अगर विपक्ष की निगरानी में करेगी तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होगा और हमारी जो आस्था है वो पहले आस्था विपक्ष बरकरार उस रहेगी। स्थिति में तो पहुंचे अरे सर, विपक्ष है साहब, नहीं उस अरे स्थिति में तो है पहुंचे विपक्ष। कि देखिए, अगर सरकार सुझाव दे, मैं एक बात कह रहा हूं, सरकार इस बात का सुझाव दे कि हम चलेंगे आपके साथ जांच करने, आप चलिए ना, कौन रोकता है? कौन ले जाएगा तो चलेंगे ना, कोई हमसे पूछ भी रहा। हमें तो वैसे ही ये भैरव सेना वालों को तो कमरे के अंदर बंद कर दिया आज, जो मांग उठा रहे सर, थे। आप प्रदेश के कह रहे हो मुख्य हम विपक्षी चलेंगे, दल हम हो। कहा, ये तो गुंडा राज है। एक बात तो, इन्हें क्यों नजरबंद किया आपने दिन में आज घर में? ये तो गुंडों का राज है। इन्हें जब जो लगता है तो किसी को मरवा दे देंगे। ये बहुत बड़े चोर हैं। और आज जब कहते थे ना मोदी जी, जब छोटी चोरी करता था तो पकड़ा नहीं गया, आज इन्होंने बड़ी चोरियां कर दी, मंदिर तक नहीं छोड़ा। ऐसे बेशरम लोग, भगवान इनके पापों की सजा मेरे देशवासियों को मत देना, इन पापियों की सजा इनको ही देना। ठीक है। अंकेश भंडारी जी, आखिरकार मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहाड़ में इतने सारे हमारे मंदिर हैं, दूर दराज से लोग इतनी श्रद्धा भावना के साथ आते हैं, क्या अब इसका प्रभाव भी हमारे धार्मिक धरोहरों पर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से निश्चित जी, आज मैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरी बात ये कि हमारी आस्था पर बहुत बड़ा कठोरघात है। जो देश और प्रदेश के जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था पर बहुत बड़ा कठोरघात कह सकते हैं आप इसे, उनकी आस्था के साथ विश्वासघात कह सकते हैं आप, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कह सकते हैं। जो लोग वहाँ पर जो है बैकुंठ धाम पर अपने पितरों की श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए आते हैं, उनके सदगति के लिए आते हैं, वो तमाम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश प्रदेश से अनेकों स्थानों से आते हैं वो लोग। उनकी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो सनातन धर्म में जो आस्था है, आज हमारा जो सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निश्चित जी वो कलंकित हो रहा है। और उसको कलंकित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काल में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो अपने को है सनातन की ठेकेदार कहती है, सनातन के ध्वजवाहक कहती है, और सनातन की रक्षक अपने को बताती है, आज उसके ही शासनकाल में इस प्रकार का एक कुकृत्य हो जाता है, कुकर्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो हजारों लोग, जो करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ अपने उसके साथ आते हैं, उनके कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके जो अंतर मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव भी पैदा हो रहा होगा कि हमने इतनी श्रद्धा से और इतने श्रद्धा भाव से हमने जो है भगवान को अर्पण किया था, और कुछ लोगों ने एक वो बना करके, एक सिंडिकेट बना करके, एक ऐसा संगठित चोरी का एक ऐसा संगठन बना करके जो है उसको चोरने का काम किया, उनकी श्रद्धा पर जो है कठोरघात करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु आज जिस प्रकार से लोग उन मंदिर मठों में जा रहे थे अपने आस्था को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर सोचेंगे इस विषय में कि। और दूसरी बात जो है, प्रदेश का आज जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में एक नाम खराब करने का काम तो पहले किया ही किया है धामी सरकार ने, चाहे वो अपराधों के उसमें कहें, अब तो चोरी भी उसमें एक जुड़ गया कि भाई आप जो है इस प्रकार से अपने लोगों को उन पदों में बैठा करके जो है षड्यंत्र करके जो है चोरी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से खुले तौर पर, यदि वास्तविक रूप से धामी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि भाई धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, पता नहीं क्या क्या नाम उनके आज रख दिए गए हैं, वास्तविक रूप से वो धाकड़ धामी हैं, धुरंधर धामी हैं, और सनातन के जिस प्रकार से अपने को महिमा मंडित करते रहते हैं हर बार कि हमने जो है इस प्रदेश को बचाया है, इस प्रदेश को विधर्मियों से बचाया है। आज वो वास्तविक रूप से अपना परिचय दें कि भाई आप में यदि वास्तव आप सनातनी पुत्र हैं, तो आप जवाब ले लेते हैं। राजेश पेश जी, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। सनातन की रक्षा की तमाम बातें, लेकिन मंदिरों की ही रक्षा नहीं, क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट। देखिए निशी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, निश्चित रूप से सनातन धर्म के आधार पे जो इस प्रदेश के अंदर मंदिरों में जो भी व्यवस्था है उसे सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है।
उसके द्वारा निश्चित रूप से जो व्यवस्था सुरक्षा के मानकों को देखकर होनी चाहिए ठीक वो है। की गई है। मैं छोटी सी बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ। एक आप बात का आप अंदेशा इनकी बात के लहजे से कीजिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप ये प्रदेश की सरकार पे लगा रहे हैं, ठीक है। जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के आधार पर लगा रहे हैं। ठीक इनको है। ये पूछे जिस समय पे इस देश में इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की ठीक है, हत्या उस पर हुई हम थी, आएंगे, लेकिन कांग्रेस- संदीप जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड का। संदीप जी फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब ये प्रकरण संज्ञान में आया था, शिकायत जब संज्ञान में आई थी, यदि सरकार उसी टाइम इस पे एक्शन नहीं लेती तो ठीक है। शायद से कि देश विदेश में इतनी ज्यादा ये मामला वायरल नहीं होता। ठीक है। और आज जो धामी जी ने जो इस पे जांच गठित की है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। और इस पे ठीक है। जो है अतिशीघ्र जो है ठीक है। पारदर्शी जांच हो बस। हम ठीक है, ठीक है। राकेश मिश्रा जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड मात्र। देखिए, मैं इस पूरे पैनल को एक चीज़ का आश्वासन देता हूं। मैंने 5 साल में जितना इस धामी जी को पढ़ा है, आप देखिएगा 2-3 दिन के भीतर ही यहाँ पे ठीक है। एसआईटी की जांच शुरू ठीक। होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, अंकेश जी फाइनल कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड छोटा। ये जिसमें ये घटना घटी हुई है उस समय उसके बाद जो है जो वहाँ पे कार्यकारी जो अधिकारी थे रांगड़ जी, उनके द्वारा क्यों नहीं वो कमरा सील किया गया, क्यों नहीं वो सीसीटीवी की सारी जो बिल्कुल, ये वो सारी थी, वो बातें उठनी recording जो चाहिए, है, जांच के दायरे में आनी उनके चाहिए। अपने- आशीष उसमें क्यों जी नहीं फाइनल कमेंट 10 सेकंड देखो, 10 अगर सेकंड। चोरों के द्वारा चोरों की जांच की जाएगी तो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। जांच कराओ, विपक्षी निगरानी में कराओ, उसके बाद चोरी पकड़ी जाएगी और ठीक दूध है। का दूध पानी तब होगा। देखते हैं दूध का दूध कब, पानी और पानी कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखने वाली बात रहती है कि आखिरकार श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको वापस पाने के लिए मुख्यमंत्री धामी क्या सख्त एक्शन लेते हैं, क्या कड़ी कार्रवाई होगी, जल्द आपको अपडेट कराएंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।